सर। हाँ सर। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले ही डिक्लेयर कर देता हूं कि अगर आपने इंटीग्रेशन क्या होता है ये अगर पढ़ा नहीं है तो मेरा ये वाला क्लास अटेंड मत करना, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ये जो चैप्टर है इसमें अभी जो पार्ट शुरू होगा तो इसमें पूरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। इस टॉपिक का इंटीग्रेशन जिसको आ गया, इस टॉपिक में इंटीग्रेशन को सीखो कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन किस तरह से होता है। ठीक है, इस पार्ट में सही में आप सीखेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का यूज कैसे किया जाता है। ये पार्ट शायद मैथमेटिक्स में भी आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं बस, लेकिन फिजिक्स में उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल जो उपयोग है वो हम यहाँ पर करते हैं। इसीलिए सब लोग बड़े अच्छे से ध्यान दो। सेंटर ऑफ मास में आज पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम हमने अब तक कौन सा सिस्टम पढ़ा है? डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए हमने पढ़ा है। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग मासेस, लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि ऐसा मास जो पूरा भरा हुआ है अंदर से। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डिस्क है ऐसा मान लो, ठीक है, इट इज अ डिस्क। तो ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है बेटे। सिमेट्रिक मतलब चारों दिशाओं से सेम टू सेम। अगर मैंने इसका सेंटर ले लिया, मान लो ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? तो सिमेट्री से मैं कह सकता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में रहना चाहिए ना। हाँ सर। तो सिमेट्री से इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में रहना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। अगर मैंने कोई रॉड ले लिया, मान लो कि एक रॉड है और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास मुझे ढूंढना है, तो सिमेट्री लगा दूंगा। मैं बोलूंगा कि इस रॉड का जो भी सेंटर होगा उस सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास है, जहां पर उसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हो सकता है ना। ये यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, दिस इज अ यूनिफॉर्म रॉड। तो सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ मास ढूंढना बड़ी आसान सी बात है, ठीक है। उसी तरह अगर कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है इस तरह, और इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मैंने बोला आपको कि ढूंढिए इसका सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? इसके सेंटर में, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होना चाहिए। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स रहेगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सो ये स्क्वायर प्लेट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स। दो डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। लेकिन जब आपको कोई ऐसा शेप दे दिया गया, मानो कि आपको ये ऐसा एक शेप दिया गया है, ठीक है, और अब आपको इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। तो ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है बेटे। कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे मासेस है, इनफाइनाइट मासेस। कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मतलब क्या? इनफाइनाइट स्मॉल मासेस टुगेदर, ठीक है, इनफाइनाइट मासेस टुगेदर, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो अब ये जो शेप है रैंडम शेप, इस रैंडम शेप का सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढा जाए, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड इसमें लगाते हैं वो मेथड ये है कि फॉर फाइंडिंग
the center of mass of continuous mass systems, कंटिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए let us divide the entire body, पूरे एंटायर बॉडी को क्या करिए आप, डिवाइड करिए इनटू स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ मास dm। तो अब इसमें इस बॉडी को डिवाइड कर देंगे हम, तो इसमें एक छोटा सा मास कंसिडर करेंगे, ये ऐसा वाला मास कंसिडर करेंगे बेटे, और इसका जो मास होगा ये कितना होगा, dm। एग्रीड? सो वेरी वेरी स्मॉल मास dm हमने इसमें है ऐसा कंसिडर कर लिया। अब पूरा बॉडी कंटिन्यूअस मास सिस्टम से डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो गया ना। देखो मैंने क्या लॉजिक लगाया, मैंने क्या किया कि भाई ये कंटिन्यूअस मास थे इसमें, तो मैंने पूरे बॉडी के टुकड़े 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 कर दिए, डिवाइड कर दिया मैंने। हर एक टुकड़े का वजन कितना, dm। समझा? राइट? तो अब अगर हर एक बॉडी, हर एक जो टुकड़ा है dm, अगर उसको पॉइंट मास माना जाए, डिस्क्रीट मास माना जाए, तो मैं आराम से बोल सकता हूं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा r कॉम, तो समेशन, जो समेशन बोलते हैं ना हम, है ना, तो समेशन मास इनटू उसका r, mr, m1 r1 m2 r2 m3 r3, या m1 x1 m2 x2, याद है, m1 y1। तो उसी तरह से यहाँ पर जो मास है वो है dm और उसका r, और डिवाइड बाय फिर से समेशन dm। लेकिन कहां से कहां तक, कितने हैं dm इसमें, कितने हैं, तो I बोल दूंगा मैं, ये I इक्वल्स टू होगा 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन dmr डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm, एंड दैट इज योर r कॉम। ये फॉर्मूला हमने कल भी तो लिखा था, याद आया? ये फॉर्मूला मैंने कल भी तो लिख के दिया है यार, नहीं समझे? समझ गए? क्लियर? तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला r कॉम फॉर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम्स के लिए सेंटर ऑफ मास ढूंढने का बस एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन dmr डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm, जहां पर dm क्या है, dm इज अ वेरी स्मॉल मास। तो यहां पर हम लिखेंगे कि यहां पर dm क्या है, स्मॉल एलिमेंट of body having small mass, है ना। तो इसका बहुत ही छोटा मास है ये, और इसमें r क्या होता है, r इज द पोजीशन, उसका पोजीशन। क्यों भाई, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन, जहां पर हमने ओरिजिन माना है उस ओरिजिन से उसका पोजीशन हमें कंसिडर करना है, तब जाके वो dm बनेगा। इसका मतलब इसी को हम x y z के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को लिख सकते हैं बेटे x कॉम जो बनेगा, तो x कॉम कैसे बनेगा आपका, इंटीग्रेशन dm के साथ आएगा x डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। उसी तरह से y कॉम क्या बनेगा, y कॉम बनेगा इंटीग्रेशन dm y डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm, जिसपे पूरा बॉडी कवर हो जाना चाहिए। ओके,
और उसी तरह से z कॉम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dmz डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। तो इस तरह से ये आपका x कॉम y कॉम z कॉम इसी से बनता है, जो जनरल फॉर्म में r कॉम से हम जानते हैं। तो क्या ये लॉजिक सबके समझ में आया? ओके, तो इस लॉजिक को हाँ सर। ध्यान में रखो और इसी से बनेंगे आपके क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर। तो फटाफट लिख लीजिए, मेक इट फास्ट। सो लेट्स अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को अब हमें यूज करना है और इसको लगाएंगे हम। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले let us find out the center of mass of a rod। with uniform mass। यूनिफॉर्म मास का मतलब होता है कि हर जगह इसका इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइक्वल कहीं भी नहीं है, सब कुछ यूनिफॉर्म है। तो ऐसा एक रॉड कंसिडर करिए, ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें ढूंढना है। तो सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए क्या स्टेप्स हम यूज करते हैं, स्टेप्स को याद रखिए। सबसे पहले कंसिडर एक्स एंड वाई एक्सिस। क्या कंसिडर करना है? एक्स और वाई एक्सिस। तो कंसिडर करिए भाई कि यहाँ पर है आपका, ये है एक्स एक्सिस और ये यहाँ से ऊपर है आपका वाई एक्सिस, ऐसा मान लिया हमने। एग्रीड? एक्स और वाई एक्सिस को कंसिडर कर लिया। अब आगे क्या करना है? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में कंसिडर एलिमेंट। कंसिडर एलिमेंट dm on the length of the rod। ठीक है, इसका जो टोटल लेंथ है, तो इसका टोटल लेंथ दिया है l और इसका टोटल जो मास है रॉड का वो दिया है हमें m। अब एक काम करिए, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया मैंने। ठीक है, दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट जिसका मास होगा dm, जो हमें कंसिडर करना है। अब ये dm जो आपका एलिमेंट है, ये कैसा, ये अलग अलग हो सकता है। यहां पर ये लीनियर एलिमेंट है। हियर dm इज लीनियर। लीनियर का मतलब उसको लेंथ होगा, है ना, हैविंग लेंथ। अब ये बहुत छोटा है तो इसका लेंथ भी बहुत छोटा होगा, तो उसको मान लेंगे dx। इसका लेंथ, इसका लंबाई कितना है? dx, ऐसा मान लिया। तो ठीक है, इसका लंबाई है dx और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से है x, ऐसा मान लिया। ठीक है जी। अब ये जो dm है, ये dm ढूंढने का तरीका मैंने पहले भी बताया था आपको, याद है आपको? गिवन dm मास को ढूंढने का तरीका क्या है? आप पूरे मास को लीजिए, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट dx इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपने m बाय एल इंटू
लेंथ ऑफ द एलिमेंट कितना है dx, तो उसको लिख दिया मैंने dx। तो इससे क्या बनेगा, dm बनेगा। ये समझ में आ रहा है सबके? ठीक है जी, ये समझना जरूरी है। हाँ, m बाय एल इंटू डी एक्स कैसे आया, समझना जरूरी है। ठीक है, जैसे कभी कभी मान लो कि अभी कौन सा सरकार है, अभी मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार ने हमारे पूरे क्लास के लिए 1 करोड़ रुपए दे दिए है ना, तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे, बोलेंगे सर क्या बात हो गई, और बोलेंगे कि अभी जूम मीटिंग पे जितने लोग अवेलेबल है 16 लोग है, बस 16 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। ठीक है, तो हर एक को कितना मिलेगा, क्यों भाई साहब? तो 1 करोड़ मतलब 100 लाख होते, तो 100 डिवाइड बाय 16 है ना, 100 डिवाइड बाय 16, तो हर एक को इतना मिलेगा। अब इसमें किसी सेलू शहर से ये सेलू से बहुत सारे लोग हैं, अपूर्व है, लक्ष्मीकांत है, और कौन कौन है पता नहीं, तो वो सारे लोग एक साथ बोल दिए सर हम 10 लोग हैं, तो हमारे 10 लोगों का एक साथ एक बैंक अकाउंट में डाल दो। तो क्या करना पड़ेगा, एक के खाते में जितना आया उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उससे। यस और नो? बात समझ में आई? अरे समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। हाँ सर। तो यही तो हो रहा है यहाँ पर। इसका जो पूरा मास है वो है m, तो एक यूनिट लेंथ में, मतलब 1 सेंटीमीटर में बोलो या 1 मीटर में बोलो, कितना मास आएगा, तो वो m बाय एल। एक के खाते में कितना, एक यूनिट लंबाई के लिए कितना, और फिर जितनी लंबाई के लिए चाहिए उतनी लंबाई के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दो, बात बन जाएगी। नहीं समझे? यही तो एग्जाम्पल था, है ना? समझे सर। हाँ, समझे। तो इस तरह से तो डीएम समझ गए सब लोग, डीएम कैसे ढूंढा हमने, ये डीएम को समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर लीनियर हो सकता है ये डीएम। तो आगे चलिए, अब क्या कर देंगे हम, अब अपना फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पर रॉड कैसा है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं तो बीच में होना चाहिए ना। अब सिमेट्री से हमें पता है भाई, सिमेट्री से मैं बोल दूंगा कि ये कहां पर आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, मतलब कितने डिस्टेंस पर, L/2 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास आना चाहिए, सिमेट्री से पता है मुझे, लेकिन ये मेथड समझा रहा हूं आपको कि कैसे करना है। ठीक है, तो फिर अब क्या करें, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हम लिखेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका x कोऑर्डिनेट x कॉम विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm इंटू x डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। ठीक है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन, dm की जगह पर लिख दो जो कुछ भी है m बाय एल dx इंटू x डिवाइड बाय इंटीग्रेशन m बाय एल dx। तो इस तरह से यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल है, तो x का वैल्यू, अब ये dm जो है, ये dm जैसे जैसे बदलेगा अपना जगह, तो पूरे रॉड के ऊपर इसको घुमाना है, क्योंकि एक डीएम का इंटीग्रेट मतलब एक पर्टिकुलर डीएम, फिर दूसरा डीएम, फिर तीसरा डीएम, ऐसे सारे डीएम का एडिशन करके उसको डिवाइड करेंगे तभी तो बनेगा आपका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के लिए m1 m2 m3 m4 सारे मासेस कंसिडर करने होंगे ना। तो डीएम कहां से लेकर कहां तक घूमेगा, तो डीएम घूमेगा x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर x इज इक्वल्स टू l तक, क्योंकि रॉड का लेंथ कितना है, l है। सो लिमिट्स आएंगे 0 टू l, यहां पर भी 0 टू l। समझ में आया? क्लियर?
तो ये m/l बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x dx फ्रॉम 0 to l डिवाइड बाय m/l इंटीग्रेशन dx फ्रॉम 0 to l, राइट। और फिर इसको लिख सकते हैं m/l, और ये x रेज़ टू 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x²/2 फ्रॉम 0 to l डिवाइड बाय m/l। ये m/l को कैंसिल कर देंगे, और ये dx का इंटीग्रेशन होता है x, और इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 to l, राइट। सो दिस विल बिकम m/l कैंसिल, और ऊपर बचेगा l²/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूं मैं, और नीचे बचेगा बस l माइनस 0 l, l² और एक l कैंसिल, आंसर आया l/2 इज योर एक्सकॉम। तो एकदम बिल्कुल सही बात है, सिमेट्री से मुझे तो पता ही था कि एक्सकॉम कहाँ आने वाला है, l/2 पर, जो हमने फॉर्मूले की मदद से बिल्कुल डिराइव कर दिया। कुछ समझ में आया? क्लियर? तो ये मेथड हमें यूज करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जब ढूंढना रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए इस मेथड का आप उपयोग करेंगे। फटाफट लिख लीजिए। समझ में आया जी? क्लियर? हाँ सर। कंसिडर करिए इस सेमी सर्कुलर रिंग को, जिसका मास है m और रेडियस है r, और ओरिजिन कंसिडर कर लिया यहां पर, ओरिजिन कंसिडर कर लिया इसके सेंटर पर। c मतलब सेंटर है, ये पूछ रहा है सर सेंटर क्या है, c क्या है? c इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सारे मासेस इसके सरकमफेरेंस पे है, तो क्या करो आप, कंसिडर एन एलिमेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या कंसिडर करना है, एक एलिमेंट कंसिडर करो। तो यहाँ पर एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ये जिसका मास है dm, ठीक है, और ओरिजिन से लेकर यहां तक ये रहेगा इसका रेडियस r, एग्रीड। तो हमने इसका ओरिजिन कंसिडर कर लिया, उसके बाद dm नामक एक छोटा एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास का एक सिमेट्री तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इसके दो पार्ट्स कर दिए जाए, इस y एक्सिस को देखो ध्यान से, अगर y एक्सिस को ध्यान से देखोगे तो y एक्सिस इसको दो भागों में इक्वली डिवाइड करता है। लेफ्ट में एक इसका पार्ट रह जाएगा ये वाला, और राइट में एक पार्ट रह जाएगा, है ना। तो y एक्सिस के दोनों साइड में अपना रिंग सिमेट्रिक है, y एक्सिस के दोनों साइड में रिंग सिमेट्रिक है। तो मैं लिख देता हूं कि रिंग इज सिमेट्रिक, ring is symmetric on both sides of y-axis। y-axis के दोनों साइड में ये सिमेट्रिक है, इसीलिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए, y-axis पर ही कहीं तो होना चाहिए। Hence, यहां पर लिख देता हूं, hence center of mass must be on y-axis। ये समझ में आ रहा है क्या सबके, कि जहां पर सिमेट्री होगा तो उस सिमेट्री के दोनों साइड में अगर सेम है तो y-axis पर कहीं रहेगा, लेकिन कहां पर, सेंटर में रहेगा,
तो सेंटर में नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि ऊपर मास कम हो जाएगा, नीचे मास ज्यादा हो जाएगा, है ना। हमें कुछ इस तरह से करना है कि वो बैलेंस हो जाए, है ना। तो अब सेंटर ऑफ मास ये तो पता चल गया कि वो y एक्सिस पे होना चाहिए, हैंस इसका x कॉम क्या रहेगा? इसका x कॉम रहेगा 0। x एक्सिस पर डिस्टेंस कितना? x इज इक्वल टू 0, तो x कॉम इसका है 0। अब बस हमें y कॉम ढूंढना है, मतलब उसका हाइट, कि सेंटर ऑफ मास किस हाइट पर रहेगा, ये क्वेश्चन है। अब इसके लिए कंसिडर मास dm, ओके, कंसिडर एलिमेंट dm, और ये dm एलिमेंट कैसा है? लीनियर एलिमेंट है, ये ध्यान रखो, ठीक है। एलिमेंट है dm जो लीनियर है। तो dm को कैसे लिख सकते हैं हम? dm को लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग। प्यारे बच्चों, लेंथ ऑफ द रिंग क्या रहेगा? कोई बता सकता है? इसका सरकमफेरेंस, पाई आर। सरकमफेरेंस प्लस 2r। नहीं, ये डॉटेड है ना, ये थोड़ी ना रिंग का पार्ट है। हाँ सॉरी सर, ओनली हाफ तो सरकमफेरेंस। उसका लेंथ सिर्फ सरकमफेरेंस का आधा, 2 पाई आर टोटल होता है, तो उसका आधा कितना? पाई आर, तो ये पाई आर, तो डीएम कितना बन गया? m अपॉन पाई आर। क्लियर? और अब मैं लिख सकता हूं कि इसका y कॉम जो बनेगा, जो y कॉम मुझे ढूंढना है इसका, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ dm y डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। एग्रीड? तो चलो पुटअप कर देंगे इंटीग्रेशन, और dm की जगह पर क्या लिखूंगा मैं? तो dm की जगह पर लिख रहा हूं ये चीज m बाय पाई आर, तो ये बना आपका m अपॉन, अच्छा ये लिखना भूल ही गया मैं, ये dm m बाय पाई आर इंटू इसका लेंथ, तो इसका छोटा सा लेंथ है dl, ऐसा मान लेते हैं, वो मैं भूल ही गया, ओके dl। तो इसीलिए ये इंटीग्रेशन m अपॉन पाई आर इंटू dl इंटू y डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। और ये इंटीग्रेशन dm जो होता है वो m होता है, टोटल मास, है ना। तो इसको dm का वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप इसको m लिख सकते हो, समझा? ओके, तो ये हुआ आपका नीचे वाला पोर्शन। तो अब आगे, अब सब लोग बड़े ध्यान से इसको सुनिए प्यारे बच्चों। अब हम करने जा रहे हैं, इसका y कॉम ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है। इसका y कॉम ढूंढने के लिए इस dm का, dm से लेकर नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा, ऐसे, राइट। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये y कहलाया जाएगा। एग्रीड? अब यहां पर y बदल रहा है, जैसे जैसे dm बदलेगा, तो अब देखो कौन कौन बाहर आएगा इसमें से, उसको मैं बता देता हूं आपको। तो m अपॉन पाई आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा dl एक बचेगा और y एक बचेगा, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm जो है वो टोटल मास हो जाएगा, और ये मास मास के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा 1 अपॉन पाई आर इंटीग्रेशन dl y। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब सब लोग बड़े ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर dl भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, dl भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है।